वेलकम टू होम ट्यूटोरियल्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के सीरीज में आज हम पढ़ेंगे कुछ और नए टर्म्स, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है ट्रेडिंग कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या वो बिजनेस कंसर्न है जिसको हमने स्टार्ट किया है विथ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, तो अ बिजनेस कंसर्न स्टैब्लिश विथ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, वो बिजनेस कंसर्न जिसको हमने स्टार्ट किया है या जिसे हमने स्टैब्लिश किया है, जिसके पीछे मेरा मेन मोटिव या मेन ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, to earn profit, is known as a trading concern. For an example, DMart, Big Bazaar, etc. इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न बोलिए आप इसे, या नॉन ट्रेडिंग कंसर्न बोलिए, बोथ आर द सेम। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हमने स्टैब्लिश किया है टू प्रोवाइड सर्विस टू द सोसाइटी, हमने इसको स्टार्ट किया है सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, ना कि प्रॉफिट मोटिव के लिए। तो इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन नॉट स्टैब्लिश फॉर मेकिंग प्रॉफिट। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हमने प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं स्टार्ट किया, तो किसके लिए स्टार्ट किया है, बट फॉर रेंडरिंग सर्विस टू द सोसाइटी, सोसाइटी को सर्विस रेंडर करने के लिए। एन ऑर्गेनाइजेशन मे बी फॉर्म फॉर प्रमोटिंग अ यूजफुल ऑब्जेक्ट। ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हमें प्रमोट करना रहता है यूजफुल ऑब्जेक्ट लाइक आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, कल्चर, एजुकेशन, एक्सेट्रा। तो इसे हम कहते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से हम देखते हैं। एक्सपेंडिचर, हमने असेट्स परचेस किया तो भी हम एक्सपेंडिचर करते हैं, हम वड़ा पाव खाते हैं तो भी हम एक्सपेंडिचर करते हैं। बट अगर हमने फॉर एन एग्जाम्पल मैंने एक एसी परचेस किया तो मैं बोलता हूँ मैंने असेट्स परचेस किया, बट वहीं पे मैंने एक बर्गर परचेस किया तो मैं बोलता हूँ मैंने वो एक्सपेंस किया। तो मैं बर्गर को एक्सपेंस क्यों करता हूँ, मैं एसी को अपना असेट्स क्यों करता हूँ, वो ये एक्सपेंडिचर्स के टाइप से मुझे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहले एक्सपेंडिचर की मीनिंग समझते हैं। एन अमाउंट स्पेंड बाय बिजनेस। देखो अमाउंट तो मैं स्पेंड कर रहा हूँ, कौन स्पेंड कर रहा है, बिजनेस। किसके लिए कर रहा है, फॉर एनी कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय बिजनेस। मतलब मैं अमाउंट स्पेंड कर रहा हूँ, मैंने अमाउंट स्पेंड किया, या तो मुझे एसी मिलेगा या तो मुझे बर्गर मिलेगा, दो में से एक चीज तो मिलने वाली है। एन अमाउंट स्पेंड बाय द बिजनेस फॉर एनी कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय बिजनेस इज कॉल्ड एज एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्सपेंडिचर के टाइप। एक्सपेंडिचर जैसे मैंने पहले बात किया कि ये जो एक्सपेंडिचर के टाइप्स है उससे मुझे पता चलता है कि ये जो आइटम है वो मेरा असेट्स है, ये जो आइटम है वो मेरा एक्सपेंस है। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेकंड वन इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड थर्ड वन इज अ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अगर वो जो भी आइटम है अगर वो मेरे कैपिटल एक्सपेंडिचर में फॉलो हो रहा है, इट मींस जो मैंने एक्सपेंडिचर किया है वो एक्सपेंडिचर मेरा असेट्स होगा। ठीक है, अगर कोई भी एक्सपेंडिचर जो मेरे कैपिटल एक्सपेंडिचर में फॉलो हो रहा है, मतलब वहां पे आ रहा है, तो वो एक्सपेंडिचर को हम कौन सा एक्सपेंडिचर कहेंगे, वो मेरा असेट्स है। अगर कोई ऐसा एक्सपेंडिचर जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ रहा है, तो वो एक्सपेंडिचर को हम क्या कहेंगे, वो मेरा एक्सपेंस है, मींस मैंने बर्गर खा लिया। ठीक है, तो पहले ये दोनों में हम थोड़ा समझते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है बच्चा जिसका बेनिफिट मुझे मोर देन 1 ईयर मिलेगा, मतलब लॉन्गर पीरियड के लिए मिलेगा, तो उस एक्सपेंडिचर को हम क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आइए हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जिससे आपको और ज्यादा हेल्प होगा। सबसे पहला पॉइंट है इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग फिक्स एसेट्स। मैंने वही बोला, कैपिटल एक्सपेंडिचर आप उस टाइम करते हैं जब आप कोई भी फिक्स एसेट्स को क्या करते हैं, परचेस करते हैं। ठीक है, जिसका बेनिफिट फॉर लॉन्गर पीरियड, मतलब जिसका बेनिफिट मुझे मोर देन 1 ईयर मिलेगा, से दैट 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स। फॉर एन एग्जाम्पल आपने परचेस किया फर्नीचर, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं कि 1 ईयर में वो फर्नीचर आपने यूज किया उसके बाद आपने उसको थ्रो कर दिया या उसको आपने सेल कर दिया। या दूसरा एग्जाम्पल है मैंने परचेस किया बिल्डिंग, तीसरा एग्जाम्पल है मैंने परचेस किया मोबाइल। तो ये सब जो एक्सपेंडिचर होता है ये सब मेरे कौन से एक्सपेंडिचर रहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है इट इज अ नॉन रिकरिंग इन नेचर। नॉन रिकरिंग इन नेचर मीन आपको अगेन एंड अगेन, नॉन रिकरिंग मीन्स क्या होता है, अगेन एंड अगेन आपको वो एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल परचेज ऑफ मशीनरी, एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, परचेस ऑफ बिल्डिंग, एक्सेट्रा। उसके बाद हम आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो हमें नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी करने के लिए मिलती है।
ठीक है, या नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी करने के लिए मैं जो एक्सपेंस करता हूँ, इट्स कॉल्ड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल मुझे सैलरी पे करना है, मुझे वेजेस पे करना है, मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है। ठीक है, अगर मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, ठीक है, 1 मंथ का मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, नेक्स्ट मंथ का अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं पे करता हूँ, ठीक है, तो उसके बाद मेरा इलेक्ट्रिसिटी मीटर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो अगर मुझे उसका फ्यूचर में बेनिफिट लेते रहना है तो मुझे उसको पे करते रहना है, पे करते रहना है, बेनिफिट लेते रहना है, पे करते रहना है। तो इसलिए बच्चा इसे हम कहते हैं रिकरिंग इन नेचर, मीन्स आपको अगेन अगेन इसे पे करना है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं नो फ्यूचर बेनिफिट बट शॉर्ट टर्म बेनिफिट। देखिए, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया तो उसका फ्यूचर बेनिफिट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको 1 साल तक इलेक्ट्रिसिटी बिल पे ही नहीं करना है, उसके बाद भी आपको वही बिल आपने पे किया, उसी से आप 1 साल के बाद भी अपना इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, उसका बिल पेमेंट नहीं कर रहे हैं। हाँ, उसका बेनिफिट आपको शॉर्ट पीरियड के लिए मिलेगा, मतलब आपने 1 मंथ का पे किया, 1 मंथ आप एंजॉय करिए। ठीक है, नॉर्मल डे टू डे एक्सपेंस है इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका नॉर्मल डे टू डे एक्सपेंस है। मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करूं, मैं ट्रैवलिंग एक्सपेंस की बात करूं, मैं रेंट की बात करूं, अगर आप कहीं रेंटेड रह रहे हैं, ठीक है, तो आप अगर वहां पर रेंट ना पे करें, हर मंथ आप रेंट नहीं पे करेंगे, तो 1 महीना नहीं पे करेंगे, 2 महीना नहीं पे करेंगे, बट थर्ड मंथ में क्या होगा, ऑनर बोलेगा सर जी आप फ्लैट खाली कर दीजिए। ठीक है, तो इसको इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा रिकरिंग इन नेचर। इसका एग्जांपल है बेटा रेंट पेड, सैलरी पेड, एक्सेट्रा। उसके बाद आता है जो नेक्स्ट एक्सपेंडिचर है, नोन एज अ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये जो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो दोनों का कॉम्बिनेशन है मोर और लेस। ठीक है, जो ये एक्सपेंडिचर तो है जिसका बेनिफिट मुझे मोर देन 1 ईयर मिलता है, ठीक है, बट रेवेन्यू नेचर होता है, मींस बेनिफिट मोर देन 1 ईयर मिलेगा, बट ये मेरा एक्सपेंस है, मेरा असेट्स नहीं है। वही बोला है बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर बट रेवेन्यू इन नेचर। ठीक है, ये नॉन रिकरिंग इन नेचर है, सेम आपको अगेन एंड अगेन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट लाइक अ हैवी एडवर्टाइजमेंट, लाइक 4 इयर्स। ठीक है, हैवी लीगल एक्सपेंसेस, ये सब जो एक्सपेंसेस है, हैवी एडवर्टाइजमेंट आप करते हैं फॉर 4 इयर्स, तो आप क्या करते हैं, जो आप 4 इयर्स के लिए आपने एडवर्टाइजमेंट कर दिया, तो उसका बेनिफिट आने वाले बहुत साले तक आपको मिलता रहेगा। इट्स कॉल्ड एज अ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। होप कि आपको एक्सपेंडिचर का टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ रहेगा। उसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, डिस्काउंट। डिस्काउंट मीन्स क्या, डिस्काउंट तो आप सबको पता होगा डिस्काउंट क्या होता है। ठीक है, आज हम किसी शॉप पे जाते हैं, कोई भी आइटम परचेस करते हैं, हम डायरेक्ट पूछते हैं उनसे सर इस पे डिस्काउंट कितना है। मेडिसिन हम यहाँ तक कि परचेस करने जाते हैं, वहां पे पूछते हैं सर इस पे कितना डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट मीन्स कंसेशन या अलाउंस। ठीक है, डिस्काउंट मीन्स क्या होता है, कंसेशन और अलाउंस कौन किसको देता है, सेलर टू द बायर। बट डिस्काउंट के भी टाइप्स हैं, डिस्काउंट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज ट्रेड डिस्काउंट, सेकंड वन कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो हमें कैटलॉग प्राइस पे मिलता है। कैटलॉग प्राइस मैं बोलूं या उसी को मैं बोलता हूं लिस्ट प्राइस। तो जो कैटलॉग प्राइस है, लिस्ट प्राइस पे मुझे डिस्काउंट मिलता है, इट्स नोन एज अ ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, और ये हमेशा याद करिएगा कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो कैश डिस्काउंट को कैलकुलेट करने के पहले हम कैलकुलेट करते हैं। मींस सबसे, अगर आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों दिया है क्वेश्चन में, तो सबसे पहले आप किसे कैलकुलेट करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट। आफ्टर दैट आप किसको कैलकुलेट करेंगे, कैश डिस्काउंट। तो देखिए इसके मीनिंग्स पढ़ते हैं। अलाउंसेस गिवन टू कैटलॉग प्राइस ऑफ गुड्स, मैंने वही बोला, वो अलाउंसेस जो आप किस में दे रहे हैं, किस पे दे रहे हैं, कैटलॉग प्राइस और लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स। इट इज कैलकुलेटेड बिफोर कैलकुलेशन ऑफ कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट को कैलकुलेट करने के पहले आप कौन सा डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता, ये याद करके रखिएगा आप। अब आते हैं हम कैश डिस्काउंट पे। कैश डिस्काउंट हम क्यों देते हैं, सबसे पहले समझने की बात यह है कि हम कैश डिस्काउंट देते क्या है। कैश डिस्काउंट हम इसलिए देते हैं कि हमारा बैड डेट्स का चांस कम हो जाए, हमारा जो अमाउंट पेंडिंग है वो एकदम स्पीडली रिकवर हो जाए, इसलिए हम क्या देते हैं, कैश डिस्काउंट। फॉर एन एग्जांपल मेरे क्लासेस की फीस है 30,000, कोई पेरेंट्स आता है बोलता है सर एक काम करिए, मैं अगर आपको ऑन द स्पॉट पेमेंट करता हूँ तो आप मुझे कितना फीस देंगे। मैं उसको बोलूंगा सर एक काम करिए आप 28,000 पेमेंट कर दीजिए। तो मैंने क्यों बोला उसको 28,000 पेमेंट करने के लिए, क्योंकि वो उससे क्या करेगा, स्पॉट पेमेंट करेगा। और उससे मेरा क्या बेनिफिट है, उससे मेरा बेनिफिट ये है कि फ्यूचर में, जैसे हमने पहले टॉपिक पढ़ा था बैड डेट्स का मीनिंग, बैड डेट्स मींस क्या होता है, अमाउंट विच इज इरिकवरेबल फ्रॉम आवर कस्टमर। तो मेरे जो बैड डेट्स का चांस होगा ना वो एकदम रिड्यूस हो जाएगा।
वही बोला कंसेशन गिवन फॉर एनकरेजिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। ये कंसेशन मैं इसलिए ही दे रहा हूँ कि मुझे एकदम क्या हो जाए, प्रॉम्प्ट पेमेंट मिल जाए, मतलब ऑन द स्पॉट मुझे पेमेंट मिल जाए। जैसे मैंने पहले पढ़ा बोला कि ट्रेड डिस्काउंट जो होता है कैश डिस्काउंट के पहले हम कैलकुलेट करते हैं। इट मींस कि कैश डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट के बाद में होता है। तो वही लाइन बोला, इट इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। और हाँ, यहाँ पे भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता, बट जो कैश डिस्काउंट है रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्लियर है? इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? फॉर एन एग्जांपल, एक मेरा स्टेशनरी शॉप है, मैंने एक पेन परचेस किया 8 रुपीज का और उसको मैंने सेल कर दिया 10 का, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। और वही 8 रुपीज के पेन को अगर मैं 6 रुपीज में सेल करता हूँ या 7 रुपीज में सेल करता हूँ, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, लॉस। इट मीन्स मैं डायरेक्टली बोलूं कि जो भी मैंने परचेस किया है, अगर उसके बिलो, मैंने जो भी आइटम परचेस किया है, अगर उसके बिलो कॉस्ट में उसको बेचता हूँ तो मेरे लिए क्या होगा, लॉस होगा। और उसके अबव इट्स कॉस्ट प्राइस बेचता हूँ तो उसपे मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। देखते हैं, व्हेन द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स, सेलिंग प्राइस में जो प्राइस में आप बेच रहे हैं, इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस, जब भी सेलिंग प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा, इट इज नोन एज अ प्रॉफिट। एग्जांपल देखते हैं, फॉर एन एग्जांपल, सेलिंग प्राइस ₹10,000 है और इसी आइटम का कॉस्ट प्राइस 8,000। इट मींस जो मैंने ये बिजनेस किया या जो मैंने ट्रांजेक्शन किया वो मैंने किस में किया है, प्रॉफिट में किया है। ठीक है? और प्रॉफिट इंक्रीजेस द कैपिटल ऑफ द बिजनेस। जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल को इंक्रीज कर देता है, मतलब मेरे कैपिटल को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। उसका वाइस वर्सा बात करूं मैं, तो जो लॉस होगा मेरे कैपिटल को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, मतलब कम कर देगा। देखते हैं यहाँ पे लॉस के बारे में, व्हेन द कॉस्ट प्राइस, अब इसका उल्टा पढ़िए, व्हेन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स इज मोर देन द सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे है कॉस्ट प्राइस अगर ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, तो हमें क्या होगा, इट इज अ लॉस। और लॉस जैसे मैंने पहले बोला, लॉस डिक्रीजेस द कैपिटल ऑफ द बिजनेस। यहाँ का एग्जांपल होगा, फॉर एन एग्जांपल सेलिंग प्राइस, मैं स्टार्ट करता हूँ सेलिंग प्राइस से। फॉर एन एग्जांपल, selling price of goods 10,000 and cost price 15,000। ठीक है? अब मैंने सेल तो किया 10,000 में, बट उसका कॉस्टिंग मुझे कितना था, 15,000। तो मैंने कितना अमाउंट का लॉस किया, 5,000। ठीक है? तो होप आपको प्रॉफिट एंड लॉस दोनों अच्छे से क्लियर हुआ रहेगा। उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है कंटीजेंट लायबिलिटी। हमने लायबिलिटी के बारे में पढ़ा था, लायबिलिटी मीन्स होता है हमारा खर्चा। तो कंटीजेंट लायबिलिटी मीन्स क्या होता है सर? कंटीजेंट लायबिलिटी मीन्स वो लायबिलिटी जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब, अब सर ये क्या बात कर रहे हैं सर? तो वो लायबिलिटी है जो हमारी लायबिलिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि मैंने किसी पर्सन, फॉर एग्जांपल मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे पास कोई पेशेंट आया ट्रीटमेंट के लिए, मैंने उसको ऐसा कुछ मेडिसिन दे दिया, उसको एलर्जी कर दी, उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, तो मेरे अगेंस्ट में कोर्ट में केस करेगा। उसने कंपनसेशन का डिमांड किया, बोला कि सर मुझे 5 लाख रुपीज कंपनसेशन चाहिए ये डॉक्टर से। तो अब ऐसा तो नहीं है कि मैं डायरेक्ट उसको 5 लाख पे कर दूंगा, उस कोर्ट में मैं भी जाऊंगा, मैं भी केस लड़ूंगा। तो अब उसने 5 लाख का डिमांड किया है, तो अगर वो केस में हार जाता हूँ तो मुझे उसको 5 लाख पे करना है, राइट ना? और अगर वो केस में नहीं हारा तो, सही समझा आपने, मुझे 5 लाख पे नहीं करना है। तो ये जो लायबिलिटी है वो डिपेंडेंट है, किसके ऊपर डिपेंड है, कोर्ट के फैसले पे। तो ऐसी जो लायबिलिटी रहेगी, इस लायबिलिटी को हम क्या कहेंगे, कंटीजेंट लायबिलिटी। क्या कहेंगे, कंटीजेंट लायबिलिटी। तो वही बोला, लायबिलिटी विच में अराइज इन फ्यूचर, मैंने वही बात बोला, फ्यूचर में अराइज हो सकता है। कैसे अराइज होगा, डिपेंड्स ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। देखो, अगर हैपनिंग और नॉन हैपनिंग मींस मैं कोर्ट का केस जीत भी सकता हूँ और हार भी सकता हूँ। हैपनिंग और नॉन हैपनिंग अबाउट क्या, सर्टेन इवेंट इज कॉल्ड एज अ कंटीजेंट लायबिलिटी। वो लायबिलिटी जो फ्यूचर के ऊपर डिपेंड है और जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, मेरी लायबिलिटी है भी और नहीं भी हो सकती है, उसको हम क्या कहते हैं, कंटीजेंट लायबिलिटी। जैसे मैंने एग्जांपल के रूप में आपको बताया कि मैंने किसी भी पेशेंट को एक मेडिसिन दे दिया जो उसको एलर्जी कर गई, उसने मुझे मेरे ऊपर केस किया कोर्ट में और डिमांड किया 5 लाख का।
तो अब मैं तो उसको इतना प्यार से जाके तो नहीं बोलूंगा ले भाई 5 लाख रुपए आप ले लो, मैं भी कोर्ट में जाऊंगा, मैं भी केस लड़ूंगा, बट वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, कंटीजेंट लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि कोई भी उम्मीद नहीं को केस में जीतूंगा या हारूंगा। तो जब फॉर एग्जाम्पल वो केस सामने वाला पर्सन जीत गया तो मुझे उसको 5 लाख पे करना है, अगर वो हार गया तो मुझे उसको 5 लाख पे नहीं करना है। तो ऐसी जो लायबिलिटी होगी वो कभी भी आपके बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं होगी, मीन्स आपके लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड नहीं होगी। तो सर वो उसको लिखेंगे कहाँ? इट इज शोन बाय वे ऑफ फुट नोट टू बैलेंस शीट सिंप्लीफाई एज अ नो इंफॉर्मेशन। मतलब बिलो द बैलेंस शीट आप लिखेंगे, याद रखिए मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बिलो द बैलेंस शीट आप लिखोगे एज अ इंफॉर्मेशन, फुट नोट में एज अ इंफॉर्मेशन की हमारी कंटीजेंट लायबिलिटी है, बट वो आपकी लायबिलिटी में इंक्लूड नहीं रहेगी। क्लियर? होप कि हमारा आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारे आगे के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।